नमस्कार। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता दिल्ली में हुआ और यह समझौता था उल्फा और भारत सरकार और आसाम सरकार के बीच, जिसमें उल्फा ने इस बात के लिए एग्री किया कि अब वह वायलेंस यानी हिंसा का रास्ता त्याग देगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी खत्म कर देगा, डिसबैंडेंट कर देगा। क्या है पूरा न्यूज देखते हैं। उल्फा फ्रैक्शन साइन पीस एग्रीमेंट यही है और अमित शाह हेल्स इट एज अ गोल्डन डे ऑफ फॉर आसाम। मतलब अमित शाह ने कहा, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे वह यह है कि यह जो संधि हुई, यह जो अकॉर्ड साइन हुआ शांति का, इसमें सेंटर की ओर से अमित शाह यानी सेंटर भी था, आसाम सरकार ने भी साइन किया, हेमंत बिश्व शर्मा, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द उल्फा फ्रैक्शन साइंड अकॉर्ड इन दिल्ली। मतलब यह केवल और केवल सेंटर और उग्रवादी संगठन सो कॉल्ड उल्फा के बीच नहीं था, बल्कि इसमें आसाम सरकार भी शामिल थी। वाजिब बात है, इस एग्रीमेंट के बाद ये एग्री हो गया बात कि अब वो वायलेंस नहीं करेंगे, डिसबैंड करेंगे वह अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्वाइन करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। चलिए, उल्फा का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ आसाम। यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ आसाम, जो बहुत लंबे समय से एक उग्रवादी संगठन के रूप में जाना जाता था और भारत की आंतरिक सुरक्षा, खासकर उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए हमेशा वह गंभीर खतरा रहा। यहां पर ध्यान रखेंगे कि उल्फा और भारत सरकार के बीच जो समझौता हुआ, इससे पहले भी कई बार प्रयास किए गए कि उल्फा ये सब जो रास्ते हैं इसको त्यागे और लोकतांत्रिक रास्ते पर आए। और यह प्रयास 1992 और 2005 में भी किया गया। एक बार पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, एक बार मनमोहन सिंह के शासनकाल में, लेकिन दोनों बार कहा जाए किसी न किसी कारण से यह अंतिम तक नहीं पहुंच पाया, विफल रहा। वहीं थोड़ा और भी देख लेते हैं इसके बारे में, उल्फा के बारे में कई बार आप लोगों ने पढ़ा है। यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ आसाम या असम जिसे कहा जाता है, यह 1979 में बना था यह ऑर्गेनाइजेशन, और इसका बनने का सबसे बड़ा कारण था कि यह एक अलगाववादी संगठन था और यह दिल्ली से अपने आप को अलग करना चाहता था और आसाम में एक सोवरेन स्टेट का निर्माण करना चाहता था। एक तरह से मैं कहूं, एक देश के रूप में आसाम को बनाना चाहता था। भारत सरकार ने 1990 में इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। जब 1979 में यह बना तो इसमें प्रमुख नेता जो थे वो थे परवेश बरुआ, अरविंद राज खोवा, प्रदीप गोसाई, अनूप चेतिया, राजू बरुआ, शशधर चौधरी, चित्रबन हजारिका और ऐसे बहुत सारे लोग जो इसके फाउंडर मेंबर थे। इसमें परवेश बरुआ, अरविंद राज खोवा, प्रदीप गोसाई, अनूप चेतिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लीडर। इसकी स्थापना कहां हुई है तो मैं बता दूं कि रंगपुर अहोम साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। अहोम यानी आसाम में जो अहोम राजवंश थे उसकी राजधानी थी रंगपुर। और रंगपुर में एक 2 मंजिला इमारत आप ये देख रहे होंगे, इसको रंग घर कहा जाता है। इसे रंग घर कहा जाता है। आज के तारीख में ये शिवसागर जो शहर है उससे कुछ दूर, कुछ किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर दूर यह पड़ता है शिवसागर सिटी से। और इस घर का नाम है रंग घर, जो पुराने अहोम साम्राज्य की राजधानी रंगपुर का में बना एक इमारत है। जबरदस्त स्थापत्य कला है अहोमों की, लाल पत्थरों से बना हुआ। माना जाता है इसी 2 मंजिले इमारत में 1979 में
असम को आजाद करने के लिए इस उग्रवादी संगठन का निर्माण किया था परवेश बरुआ, अरविंद राजखोवा जैसे लोगों ने, रंग घर में ही। आगे देखते हैं और कुछ बातें। यहां पर एक बात ध्यान देना होगा, जो समझौता अभी हुआ तीनों के बीच, उसमें परवेश बरुआ वाला जो गुट है, जो अध्यक्षता कर रहा कट्टरपंथी गुट है, इस समझौते में हिस्सा नहीं लिया। बाकी सभी हिस्सा ले लिए, केवल ये हिस्सा नहीं लिए हैं, तो ज्यादा इसको चिंता का विषय नहीं माना जाना चाहिए। वैसे भी आजकल ये भारत में कम रहते हैं, चीन और म्यांमार में इनका ठिकाना ज्यादा है। पहले से ही चीन और म्यांमार में रहते हैं, क्योंकि यह शुरू से एक तरह से कट्टरपंथी संगठन था, जिसे बाद में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। वैसे भी उल्फा का मुख्यालय चीन और म्यांमार में ही है, इस बात को भी आप जान लें। जैसा कि मैंने कहा था 1979 में संप्रभु असम का नारा दिया, एक अलग देश का नारा दिया, बाद में प्रतिबंध घोषित कर दिया गया। लंबे समय काल से यदि कहा जाए 2012 से ही लगातार प्रयास हो रहे थे कि उसके साथ एक शांति समझौता किया जाए, एक अकॉर्ड किया जाए पीस के लिए। और खासकर 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो उसके बाद लगातार प्रयास चलता रहा उल्फा के लोगों के द्वारा, उल्फा के नेताओं के से बातचीत के माध्यम से, कि वे रास्ते पर आए। और लगातार यह देखा गया, आज यह अकॉर्ड जरूर सामने में आया, यह संधि आया है, लेकिन भारत सरकार और उल्फा दोनों ने अपने आप को वहां तक लाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया। यदि मैं कहूं लंबे रास्ते में, 2014 के बाद से लगातार जो शांति प्रक्रिया की बात लगातार बढ़ते गई, क्योंकि यह सरकार शुरू से नॉर्थ ईस्ट में जो घुसपैठ था, या जो एक तरह से कहा जाए अस्थिरता थी वहां के संगठनों के कारण, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। इसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करते करते माना गया कि 87% के आसपास जो आसाम में है हिंसा का, वायलेंस का जो इंसिडेंस है, उसकी कमी हो गई थी जो उग्रवादी संगठन कर रहे थे। 90% लगभग मृत्यु जो इन झड़पों के कारण मृत्यु होती थी, उसमें कमी आई। किडनैपिंग में लगभग 84% की कमी आ चुकी थी। वहीं यह तो हुआ उस बातचीत का एक पहलू जिसमें उल्फा संगठन ने यह भूमिका निभाई। वहीं दूसरा अस्पा, अफसा जो है, या अस्पा में कहूं, जो वहां पर आसाम क्षेत्र में या नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में डिप्लॉयड है, भारतीय सेना का वह दस्ता जो वहां पर शांति वगैरह बनाए रखता है। तो यह बहुत दिनों से मांग थी कि उनकी द्वारा भी, कि हम ये लोग जो है हमारी जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, एक तरह से मानो कि ये हम पर शासन कर रहे हो। तो ये उनका कहना भी था कि यदि हम शांति कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप भी अपना कदम पीछे कीजिए, और अस्पा जैसे जो मिलिट्री ग्रुप है उसको भी धीरे धीरे हटाइए। क्योंकि भारत सरकार ने वेट एंड वॉच करते हुए धीरे धीरे भारत सरकार ने भी लगभग अस्पा को 85% ज्योग्राफिकल एरिया जो था आसाम का, उससे बाहर निकाल दिया। जितने बड़े एरिया में पहले अस्पा था वहां पर, उससे लगभग 85% एरिया से अस्पा पहले ही जा चुकी थी। तो दोनों तरफ से बातें आगे बढ़ी, और एट लास्ट ऐसा कि आपको पता ही है कि आज बात यहां तक पहुंची कि अकॉर्ड पर साइन हुआ। इससे पहले इस अकॉर्ड जो साइन हुआ है, उससे पहले ही माना जा रहा है कि लगभग 7,500 जो कैडर्स थे इस संगठन के, उल्फा के, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया। और आज यानी कल का यह न्यूज है, कल माना जा रहा है कि 700 और लोग सरेंडर किए। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 8,200 से ऊपर हो गया, जो यह बताता है कि यह प्रक्रिया पहले से चल रही थी, और अकॉर्ड के दिन भी 700 से ऊपर लोगों ने आत्मसमर्पण किया। यहां पर एक बात और भी देख लेते हैं, वह यह है कि जो शांति प्रक्रिया जो शांति संधि हुई, और उन्होंने जो कहा कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी डिसबैंड कर रहा है उन लोग। तो इस संधि के अनुसार कुछ और बातें भी कही गई। संधि द अकॉर्ड ऑल्सो कैरी, कहा गया कि 1.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल पैकेज दिया जाएगा आसाम के विकास के लिए, विच इंक्लूड द सेटिंग ऑफ IIM, वहां IIM बनेगा, एंड IIS
IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी स्थापना होगी। इसमें यह बात भी कहा गया कि वहां नए रेलवेज लाइन का निर्माण होगा, वहां नेशनल हाईवे का और विकास होगा। तो ये सब बातें भी कही गई, संधि में ये सब बातों को भी रखा गया और इस पर बातें हो भी गई है कि इतने लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और ये सब बनेगा। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि समझौते में यह बात भी कहा गया कि जो हाल में आसाम का जो परिसीमन हुआ है और उस परिसीमन के अनुसार यह कहा गया कि 126 सीट में से 97 सीट सुरक्षित रखे गए थे वहां के मूल निवासियों के लिए, इसको बरकरार रखा जाएगा। यह बात भी सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि चिंता की बात नहीं है, जितने भी सीटें हैं उसमें 97 सीटें हम रिजर्व करते हैं यहाँ के मूल निवासियों के लिए, इसलिए इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ बातें देख लेते हैं। इसके अलावा एक बात और भी कहा गया, शुरू से ही उल्फा जो है वह एनआरसी का सपोर्ट कर रही है और इसमें इस संधि में इस बात को भी कहा गया कि हम धीरे धीरे, भारत सरकार ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि आसाम में हम एनआरसी को भी लागू करेंगे, ठीक है, कुछ सुधार के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार बयान दिए, इसलिए कुछ सुधार के साथ भारत सरकार ने कहा कि इनकी मांग जो है कि एनआरसी वहां पर लागू हो आसाम में, इस मांग को भी पूरा किया जाएगा और हम लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, यह सरकार शुरू से ही नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के लिए बहुत गंभीर रही है, इसी की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जा सकता है। इससे पहले भी कई चीजें हुई, जैसा आपको बताते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे मोदी सरकार ने 2019 में NLFT एक यह भी उग्रवादी संगठन था नॉर्थ ईस्ट का, उसके साथ इन्होंने समझौता किया ताकि यह शांति के रास्ते पर आए। फिर 2020 में भारत सरकार ने बोडो समझौता किया, ब्रू एंड बोडो समझौता। फिर 2021 में कर्बियों के साथ समझौता हुआ। फिर 2022 में आदिवासी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस पर किसी और दिन इस पर चर्चा की जाएगी और इसी की एक अगली कड़ी थी जो उल्फा है। तो यानी आप देख सकते हैं, यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेगा कि किस साल भारत सरकार ने क्रम लगाने के लिए आ सकता है। NLFT के साथ किस साल किया समझौता, ब्रू एंड बोडो का समझौता 21 में हुआ, कर्बियों के साथ 21 में कर्बियों के साथ, 20 में ब्रू एंड बोडो के साथ, 19 में NLFT के साथ और 22 में आदिवासियों के साथ समझौता किया गया। इसी के अंतर्गत जो झड़प होते थे उसके लिए भी कई प्रयास किए गए, जैसे असम मेघालय सीमा पर समझौता किया गया, असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा समझौता किया गया। तो यह सब नॉर्थ ईस्ट पर जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, यह उसी की परिणति थी और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। निसंदेह भारत में, भारत की शांति के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए यह एकॉर्ड, यह संधि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।